आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ग्लोब। ठीक है, पार्ट 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे और इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या नहीं, किस तरीके से क्या करते हैं, तो पूरा इसके बारे में सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, केवीएस के बारे में पूरा एक एक नॉलेज की बातें, पूरी एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए इस पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट दिख रही है। और पहला लेक्चर जो है आपका इसमें अपलोड हो गया है। ठीक है, पार्ट पहला, ठीक, जिसका बोलते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। अगर सौरमंडल पृथ्वी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसीलिए आपको दूसरा चैप्टर अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि हमारा जो चैप्टर है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर है, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और चैप्टर नंबर दूसरा है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये केवीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो आपका 3 नवंबर से जो आपके चालू हो गए हैं, 3 नवंबर से जो एग्जाम चालू, मतलब 3 नवंबर से जो फॉर्म चालू हो गए हैं सीटेट के, उस पर तो भाई तो एनसीईआरटी 6 से 8 तक तो पूछती, वो तो अपने आप में ही राजा है। ठीक, तो ये ग्लोब और अक्षांश, इनके बारे में देखते हैं, ये जो हमारे बने हैं, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ और बेफिक्र रहिए, वीडियो क्वालिटी एक नंबर एचडी क्वालिटी है, तो आप एकदम बेफिक्र रहिए और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ, ये अगर फट नहीं रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें नहीं दिख समझ में आएगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा ग्लोब है, क्या है ये आपको दिख रहा है, जो ये आपका पूरा ग्लोब है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्लोब। ठीक, और ये इसका क्या है, अक्ष है, नीचे जो दिया गया अक्ष है, और ये पूरा ग्लोब है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कह रहा है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। वाकई में हमारी पृथ्वी गोलाकार है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं अपनी हमारी पृथ्वी गोलाकार है, हमने कब को बोला है नहीं। ठीक, कह रहा है ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर चपटी हुआ तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। वो तो हमको ही पता है कि उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों पर ये थोड़ी सी क्या है, चपटी है। बस चपटी तो कोई बात नहीं, रहने तो ठीक है, लेकिन मध्य में थोड़ी उभरी है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्रह है जो उत्तर दक्षिण में चपटा है और बीच में भरा हुआ है, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है। ठीक है, कह रहा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। हमको भाई नहीं पता, कल्पना कर सकते हम दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है एक अंडे के आकार कैसी दिखती है, इस तरीके से, है ना। फिर कह रहा है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखो ग्लोब अभी जो आपको यहाँ दिख रहा है वो आपको ग्लोब ही होगा, मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ। देखो वो कह रहा है ग्लोब को देखिए, लो भैया देख लो ग्लोब को, देख लो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक, ध्यान से देखो, ये हमारा ग्लोब है। देखो मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक, आपको ये दिख रहा है अच्छे से, ऐसे ही पृथ्वी भी होती है हमारी। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा है, ग्लोब, जो ग्लोब होता है विभिन्न, कह रहा ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, वह आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान ले जा सकते है। ग्लोब स्तर नहीं होते। वाकई में ग्लोब स्तर कहाँ होता भाई, इतना छोटा पैकेट तो जेब में डाल लो भाई, इतना बड़ा ग्लोब होता। पृथ्वी इतनी बड़ी, इसको इतनी बड़ी पृथ्वी को उसको इत्तू से दिखाया हम लोगों ने। ठीक, इसे इस प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार पहिया या लट्टू घुमाता। देखो कुम्हार जब बर्तन बनाता तो इस तरीके से उसको घुमाता रहता है, चक्र नीचे से घुमाता रहता है, और ऐसा करके बर्तन इस तरीके से ऐसे मोड़ के आकाश शेप देता रहता है। ठीक, सेम ग्लोब पर कह रही है, ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। कि भाई दिखाया जाता है कि देखो ये भाई आपका महाद्वीप है। ठीक, ये है, ये है, ये है, ये सागर है, ये नदियां हैं, ये पहाड़ है, ये पर्वत, इस तरीके दिखाया जाता है। ठीक, आगे कह रहा है, ठीक, कह रहा है पृथ्वी के समान उसे ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है और झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। कह ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। पूछा जाएगा किसको पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब के, ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता
है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर किसको घुमाया जाता है, ग्लोब को ही घुमाया जाता है। चैप्टर देख रहे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है और ठीक 4 पेज का है। ठीक कह रहा लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर होता है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक कैसी होती है, काल्पनिक रेखा होती है। भाई कह रहा है पृथ्वी जिस अपने अवस्था में झुकी होती है उसको तो अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन मिल गया कि जिस अक्ष में झुकी होती है उसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे घूमती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की, कैसे उत्तर से दक्षिण ध्रुव है जिसमें होकर सुई गुजरती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक, और इसको किसकी ओर घुमाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसको घुमाया जा सकता है। ठीक, कह रहा अन्य काल्पनिक रेखाओं को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। ठीक है, बांटती है, आगे दिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहां से आप देखो, मुझे पर देखो, कह रहा है इसे हम विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। कि देखो पृथ्वी उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब आगे कह रहा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति, जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, अक्षांश व समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखो यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, देखो ये जो चित्र बना है तो देख रहे हो ये क्या है, उत्तर ध्रुव है। अब यहाँ से 80 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री उत्तर, और ये जो तुम्हारा ये है विषुवत वृत्त 20 डिग्री दक्षिण। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक, उसके बाद दिया गया है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश की दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो होता है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों वृत्त की 1/4 है। कह रहा है इसका माप 300 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश होता है और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो देखो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अंश और दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, खैर इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। कह रहा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। कह रहा समानता उसे उत्तरी या उ या दा, ये देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म उ या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। फिर कह रहा है जैसे, फिर आगे कह रहा महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, देखो महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बोलो हेरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हेरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बोलो हेरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। कह रहा चित्र 2.2 में देखो, ठीक जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। पूछा जाएगा किसका आकार घटता जाएगा, जैसे जैसे, तो जैसे जैसे हम जाएंगे कहाँ, विषुवत वृत्त से दूर जाते, कहाँ की ओर, विषुवत वृत्त से दूर जाते, वैसे इसका अक्षांश क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीछे जो हमने कुछ चीजें छोड़ दी है उसके बाद हम ये बात, कह रहा क्या आप जानते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। कह रहा हम अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, क्यों नहीं, अगर हम खड़े हो तो नक्की कोई भी एंगल पे हम निकाल सकते हैं, उत्तर पे है या 90 या 45 या 60 या 30 पर ऐसा एंगल निकाल सकते हैं हम लोग भी। ठीक, आगे कुछ दिए गए तो पॉइंट आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ, इसको भी आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन नोट पे लेके बैठिए, आप लिखिए। कह रहा आप कुछ करके सीखे, कह रहा एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सुई को उसके अंदर घुसा दें, यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाएं अक्ष के अनुरूप। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ठीक, ये हमको करके देखना है एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक, अब देखो पहला कह रहा हमें देखना विषुवत वृत्त रेखा 0 डिग्री होती है, विषुवत वृत्त कितनी 0 डिग्री होती है। ठीक, आगे कह रहा है फिर उसके बाद आता उष्ण कटिबंध, उसके बाद आती कर्क रेखा, कितने 23.5 डिग्री उत्तर पर झुकी हुई है। फिर आगे उत्तरी
शीतोष्ण कटिबंध, फिर आता उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक, जो कितनी 66.5 डिग्री उत्तर पर झुकी है, फिर उत्तरी शीत कटिबंध आता है, फिर आती है मकर रेखा, ठीक। आगे दिया गया जो मकर रेखा जो होती है 23.5 डिग्री दक्षिण पर होती है और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तर पे होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री उत्तर पे कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा, और पूछा जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण पर कौन सी होती है, मकर रेखा होती है। कह रहा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण ध्रुव व्रत, ठीक। अब इसके बारे में नीचे देख लेते हैं क्या है। फिर देखो कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव और महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध होता है, ठीक। अब आगे 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 देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण अक्षांश, ठीक। तो वही चीज है हम लोग ने पढ़ लिया है। कह रहा विश्वत व्रत होता है 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव, देखो विश्वत व्रत होता है 0 डिग्री, आपको याद रखना है। उसके बाद कहता है कि उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के उत्तरी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, जैसे ये, ठीक। अब बात कर लेते ये देखो, कह रहा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री होती है और विश्वत व्रत 66.5 डिग्री और विश्वत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर व्रत बनाता और विश्वत व्रत 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत बनाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कह रहा पृथ्वी के ताप व कटिबंध, कह रहा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कह रहा पृथ्वी के ताप कटिबंध, कह रहा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कह रहा एक कर्क है और एक मकर रेखा के बीच अक्षांशों में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिकतम ऊष्मा होती प्राप्त होती। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जब सूर्य हमारे सर के ऊपर हो दोपहर के समय, तो उस समय को उष्ण कटिबंध कहा जा सकता है, ठीक। फिर आगे कह रहा है, देखो ध्यान से कह रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य के कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद कह रहा ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव और वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जब अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, क्योंकि तब इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, तब सर्दी से पड़ने लगती है। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक, अब आगे कह रहा है देशांतर क्या होता है। देखो बेटा, देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, कह रहा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां आवश्यकता भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, जो हिंद महासागर में इस मॉरिशस द्वीप का एक अक्षांश जो 20 डिग्री और 00 मिनट दक्षिण पर स्थित है। पूछा जाएगा मॉरिशस द्वीप कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो मॉरिशस द्वीप 20 डिग्री अक्षांश 00 मिनट पर स्थित है। और प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीप है? टोंगा द्वीप। और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। तो प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है आपसे पूछा जाएगा, तो टोंगा द्वीप बताना होगा। और पूछा जाएगा हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित, तो आप बताना होगा मॉरिशस द्वीप। और पूछा जाएगा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित, तो यह आप बताना होगा 20 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण पर स्थित है। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन आपको बताने होंगे। कह रहे इनकी सही से जानने के लिए यह पता करना होगा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर क्या कहते हैं? देशांतरी यामांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरी यामोत्तर इन सभी को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा देशांतर जो है, देख लो देशांतर के बारे में हम लोग सीखते हैं। कह रहा है देखो, कह रहा अब देखो ये इसका मेन पॉइंट है जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये 150 डिग्री, 120, फिर 90, 60, 30, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60, 90, 120। इस तरीके से आपका एक गुलाब देशांतर चलते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा डीप नहीं मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, आगे कह रहा है इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुव पर शून्य हो जाती है।
जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। कह रहा अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है। कह रहा तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाला यामोत्तर से पूर्व और पश्चिमी से गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। कह रहा इसका मान 0 डिग्री, देखो प्रमुख यामोत्तर का मान होता है 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा यामोत्तर 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को दो समान पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के अक्षर पूर्व पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक हो गई 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक रेखा पर स्थित होती है। कह रहा है आगे अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखेंगे, यानी दोनों रेखाओं में दूसरे को काटती हैं। ठीक, ये बिंदु धुबरी की सहायता से स्थित होगा। इसको समझने के लिए आप कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचिए। ठीक, जैसे चित्र 2.7 में दिया गया था। ठीक, आगे दिया गया, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिड की। ठीक है, इस ग्रिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है देखो ये इसका प्रमुख यामोत्तर है, अभी हम लोग ने पढ़ा था। ये 30 डिग्री उत्तरी पूर्व है, 60 डिग्री उत्तर पूर्व है। ये उत्तरी ध्रुव है, 80 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण और 40 डिग्री दक्षिण। ठीक, उसके बाद कह रहा है आओ कुछ करके सीखे। कह रहा है एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में। कौन? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक, इसी प्रकार दूसरा वृत्त खींचिए जिस प्रकार विषुवत वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिएगा तो आपका सेम वही डायग्राम बन जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इसे समझने के लिए आप कागज की समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए जो चित्र 2.7 में है। कह रहा ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या को 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं के काका गागा आड़ा से व्यक्त कीजिएगा। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे से वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को आ बा सा दा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं पूर्वी देशांतर और क्षैतिज देशाओं उत्तरी दिशाओं में व्यक्त करती। इसको नहीं देना पड़ना। ठीक, अब देख लो ये जो दिया गया हिंद महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर कहाँ है? आर्कटिक, ग्रीनलैंड। ठीक, अब आगे बात करते देशांतर और समय की बात करते। ठीक है, कह रहा देशांतर समय क्या कह रहा? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति और सूर्योदय व सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक, ठीक, कह रहा अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन है जो सूर्योदय सूर्यास्त का प्रतिदिन होता है। देखो सूर्यास्त और सूर्योदय का मतलब क्या होता है कि देखो सूर्योदय सुबह होता है, सूर्यास्त शाम को होता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई लगाया जा सकता है कि दोपहर में सबसे छोटी व सूर्योदय तथा सूर्यास्त समय सबसे लंबी होती है। कह रहा ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कह रहा चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। एक क्वेश्चन मिल गया कि पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर लगाती। कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर। ये क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक, ठीक, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे तथा पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। कह रहा समय के अंतर को द्वारा गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष को 360 डिग्री घूम जाती है। पूछा जाएगा पृथ्वी अपने कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में। ठीक, और 360 डिग्री। कह रहा अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट 1 डिग्री में घूमती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते तथा ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व समय लेगा जो कि 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे अर्थात वह दोपहर में 1 बजा होगा। ठीक, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम के समय ग्रीनिच समय में 1 घंटा पीछे होगी, यानी वह वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो वहाँ 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी।
फिर कह रहा आगे कि किसी भी स्थान पर सूर्य के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर, उसी समय घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के दोपहर दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे सर पर होता है सूर्य तो उसमें 12 बजते हैं। ठीक, कह रहा है दिए गए देशांतरी या उत्तर भी सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग या उत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये। ठीक ठीक, कह रहा मानक यामोत्तर, देखो इसके बारे में देखते हैं। मानक यामोत्तर ये जो हमारा बना है, ठीक, कह रहा उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाले एक मिनट, कह रहा बहुत से देशों से यामोत्तर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग साढ़े एक घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। कौन सा? असम और डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में। ठीक, असम और डिब्रूगढ़ में कितना समय का अंतर होता है? 1 घंटे 45 मिनट का होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाले यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश को मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक, को मानक यामोत्तर माना जाता है। कह रहा भारत में कितना? 82.5 डिग्री को यामोत्तर माना जाता है समय। ठीक, इस यामोत्तर स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय को नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है, कह रहा कबीर, देखो कह रहा कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। भोपाल है जो मध्य प्रदेश का। कह रहा वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्या और क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार समय 7:30 बजे से चालू होगा और उनके हिसाब से 2 बजे चालू होगा। कह रहा यदि देर रात में समाप्त होगा तो आप जानते हैं कि भारत व इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा। तो वही होगा कि भाई देखो, रात दिन में स्टार्ट होगा तो रात में जाएगा, रात में स्टार्ट होगा दिन में चला जाएगा, दिन में हो जाएगा, ठीक, खत्म होगा। कह रहा भारत और ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। भारत का समय जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, ठीक, आगे कह रहा कुछ देशों के देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के रूस 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 देशांतर तक घेरता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो वैसे 90 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर ऐसे काटता था। कह रहा शीत कटिबंध किसके नजदीक है? विषुवत रेखा के। क्या देशांतर कुल संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री, 360 तो होते हैं शायद। ठीक, कह रहा दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, यही तो होगा। कह रहा ग्रिड किसका जाल है? अच्छा, समुद्र का देशांतरी यामोत्तरों का। ठीक है, उसके बाद बस ये देख सकते हो किस तरीके से उसने ग्लोब बनाया है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 23.5 डिग्री 45 डिग्री 23.5 डिग्री 45 डिग्री 23.5 डिग्री 45 डिग्री 23.5 45। ठीक, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। ठीक, इस तरीके से है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमने, 23 मिनट में कंप्लीट हो गया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे वीडियो को बने रहिए, ताकि हम लोग को क्या मिलता रहे? मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो सीटेट का एग्जाम है 21 जनवरी को। उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? सारे एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और छोटा भाई मान लो या दोस्त मान लो, सिखाना काम है, सिखा दिया। ठीक है, कुछ ठीक।